थे उस पे इशू आ रहा था, डाटा लोड नहीं हो रहा था। ये भी सनम के साथ भी आ रहा था और भी ग्रुप के अंदर देखे थे काफी जो पार्टिसिपेंट है वो कंप्लेन कर रहे थे कि उस पर मैं आपको मसला बताना चाहता हूँ, मसला क्या हो रहा था। मेरे पास उस तरह की फाइल तो नहीं, मगर आप समझ जाएंगे। मैं इस फाइल एक ओपन करता हूँ, मैं ग्लोबल सुपर स्टोर की। आपके पास जब इशू आना है तो आपने ग्लोबल सुपर स्टोर की जो CSV की फाइल है उसको एक्सेल में ओपन करना है, जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है। ये आपके पास शो हो रही है मेरी फाइल एक्सेल की? जी मैम। अच्छा, अब होता यह है कि हमारे तमाम जो कॉलम हैं उनके नीचे जो डाटा होता है वो सेपरेट होता है कॉमे की बेस पे। अब हुआ ये था कि जो डाटा सबके पास चला गया था वो एक्चुअली इस तरह का डाटा चला गया था, उसके अंदर जो प्रोडक्ट नेम है उस नेम में बहुत चीजें आपस में सेपरेट की हुई थी कामे की बेस में। जैसे यहाँ पे वायरलेस के बाद कामा लग जाएगा, ये जैसे यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है आर्मेचर कामा ब्लैक, मगर जब इसको आप जब एक्सेल में लेके जाएंगे, इसको मैं इस शीट को लेके जाता हूँ पहले उसके अंदर एक सीक्वल के अंदर, फिर आपको बताता हूँ इस एरर को हल किस तरह करना है। जैसे इसको मैं कंट्रोल C किया और इसको मैंने D में कंट्रोल D कर दिया, D से मैं लूंगा। अब मैं इस इशू को आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, आपके पास स्क्रीन शो हो रही है सबके पास? नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही, वही एक्सेल शो हो रहा है। एक्सेल शो हो रहा है, एक मिनट मैं स्टॉप शेयरिंग करके करता हूँ। नहीं, अब हो रही है, अब हो गई, अब हो रही है। आपने जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि वो जो एरर आया था उसकी वजह क्या थी, उसके लिए मैं डेटाबेस को एक नया डेटाबेस बनाता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ एरर का नाम, इसको एरर का नाम दे देता हूँ डेटाबेस को। ओके कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास एक डेटाबेस आ गया एरर के नाम से। इस पे मैंने राइट क्लिक किया, टास्क पे गया, मैंने फ्लैट फाइल होती जो CSV की फाइल होती है वो हमारी फ्लैट फाइल होती है। आप इम्पोर्ट डेटा से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। मैं फ्लैट फाइल से जाता हूँ। अब यहाँ पे जस्ट मैं नेक्स्ट करूंगा तो मैंने फाइल का पाथ देना है जिसके ऊपर सब को इशू आ रहा था। मेरी ये D ड्राइव में फाइल पड़ी हुई है ग्लोबल सुपर स्टोर के नाम से। आप देखेंगे इसके आगे फॉर्मेट इसका आ रहा है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फाइल है ये। इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है स्कीमा DBO में जाएगा ये, और इसका नाम ग्लोबल सुपर स्टोर 2 है, ठीक है। इसको मैंने नेक्स्ट कर लिया। अब मैं आपके सेम एरर जो आपके पास आया था यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे सेल का टेबल, अच्छा इसको इसने फॉर्मेट कर, चलिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। प्रोडक्ट नेम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेम लंबा होता है, इसको वेरिएबल कैरेक्टर में मैक्सिमम दे देता हूँ। ये आप देखिए इंसर्ट डाटा एरर आ रहा है। अब आपके पास भी सेम इसी तरह ये कह रहा है प्रॉफिट डज नॉट लो नल वैल्यू, जस्ट मैं बैक जाऊंगा, मगर ये इसको मैं देख लेता हूँ। प्रॉफिट में गया मैं, जिस तरह का एरर आया अपने एरर को पढ़ना है और इसको रिजॉल्व करना। इसने एरर दिया है कि प्रॉफिट के अंदर नल वैल्यू है, यहाँ पे अलाउ नल को मैंने इसको अनचेक किया हुआ है। अब प्रॉफिट के अंदर मैं इसको चेक कर दूंगा, ये प्रॉफिट है, मैं अलाउ नल करूंगा तो इसको वो चेक कर देगा। मगर एक यहाँ पे आपको वो मसला नहीं समझ आएगा। मैं टास्क में जाता हूँ, इंपोर्ट डाटा करता हूँ। इंपोर्ट डाटा का मसला बना हुआ है। इसमें प्रॉफिट को मैं नल अलाउ करता हूँ इसको। अब ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब एरर, यही एरर सबके पास आ रहा था। अब इस एरर का मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्यों आ रहा था। अब आपके पास मेरी एक्सेल की शीट ओपन हो रही होगी। एक्सेल की शीट विजिबल है कि नहीं? जी विजिबल है। भाई आप बता दें। अच्छा, अब आपने देखना है कि सेल से पहले जो प्रोडक्ट का कॉलम है वहां पे जो एंट्रीज हैं उनके साथ कॉमा लिखा हुआ है ये।
अब होता ये है कि हमारे पास जब एक्सेल इसको अपने टेबल में ट्रांसलेट करता है, उसको यही पता है कि कॉमे के बाद जो अगली वैल्यू होगी मैंने नेक्स्ट टेबल में करनी है, उसके बाद अगली वैल्यू को नेक्स्ट टेबल में करूंगा। अब वहां पे ये हो रहा है कि सेल के अंदर ये जैसे कॉमा ब्लैक लिखा हुआ है, अब इस वैल्यू को ये आगे शिफ्ट कर देगा और इसकी जगह ब्लैक ले आता है। आपने सबसे पहले करना क्या है, कंट्रोल एच दबाना है आपने, और हमने क्या रिप्लेस करना है, कॉमे को इसके साथ रिप्लेस करना है, इस पर स्पेस दबा देना है और रिप्लेस ऑल कर देना है। ये आपने CSV की फाइल है उसको एक्चुअली आपने ओके करना है, वो फिर SQL के साथ आपकी फाइल अटैच होगी। क्योंकि इस फाइल के अंदर एक बग ये था कि इसके अंदर एक कॉमा ज्यादा लगा हुआ था, इसके अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर, बहुत चीजों के अंदर, क्योंकि वो चीज जब सेल में जाती थी, सेल के अंदर एक्चुअली है नंबर फॉर्मेट है, उसमें टेक्स्ट भी आ जाता था, उस फॉर्मेट को नहीं लेता था, और ये तमाम एक कॉलम आगे हो जाते थे, अगला कॉलम जिसकी हेडिंग नहीं थी वहां पे भी रो की वैल्यू आ जाती थी। इसको जब मैंने अब सेव कर दिया है इस चीज को, अब देखेंगे अब ये मेरे पास एरर खत्म हो जाएगा। इसको मैं ओके किया, इसको मैं जस्ट फिर इसको मैं फिनिश करूंगा। देखें, एक मुझे दोबारा इसको जस्ट लोड करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक किया, इसको इंपोर्ट फाइल की, मैं ग्लोबल सुपरस्टोर ओपन मैंने किया, इसको नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ पे मुझे पता है प्रॉफिट के अंदर नल वैल्यू है, इसको अलाउ नल करना है, और मुझे पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में बहुत नाम 100 कैरेक्टर से ज्यादा हैं, इसको मैं मैक्सिमम की वैल्यू दे दूंगा। जस्ट ये चेंज करनी है, इसको अब नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश करेंगे। अब ये देखेंगे इंसर्टिंग डाटा आ रहा है, इसके अंदर जस्ट वार्निंग आ रही है, ये नॉर्मल होती है, अब कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। आपने जस्ट अपनी एक्सेल की शीट ओपन करनी है, कंट्रोल एच करके फाइंड कॉमा करना है, उसको रिप्लेस विद स्पेस कर देना है, आपका SQL के अंदर डाटा अपलोड हो जाएगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब ये देखें, ये एरर के अंदर मेरा ये डाटा, मैं टेबल में गया, ये मेरी SQL आपके पास शो हो रही है, SSMS मैनेजमेंट स्टूडियो। अरफान भाई आप बता दिया करें। जी इमरान भाई, शो हो रही है। जी जी। अब यहाँ पे देखें, मैं सिलेक्ट टॉप 10,000 रो करता हूँ, ये मेरा डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे ये देखें, सेल के अंदर भी मेरा सारा डाटा शो हो रहा होगा, ये मुकम्मल डाटा शो। अच्छा, अगर हम नल नहीं अलाउ नल नहीं करेंगे तो फिर क्या एरर आएगा? और एक चीज मुझे बता दें कि मतलब असल में जब भी SQL में हम कोई भी डाटा बेस बनाते हैं, सबसे पहले उसके हम कॉलम क्रिएट करते हैं, टेबल सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर उसके कॉलम होते हैं जिनका नाम होता है। टेबल आगे जो भी हम नाम लिखेंगे, क्रिएट टेबल एक हमारा फॉर्मेट होता है, तो उसको मैं आपको पहले सर ने ये बताया नहीं होगा कि किस तरह खुद अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं उसका क्या तरीकाकार होता है। जैसे क्रिएट, हाँ अब हम क्रिएट करना होगा, जैसे मैंने क्रिएट टेबल लिखा है, उसके बाद हम जो जो वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम, जैसे इधर लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी या रो आईडी लिखा है, मैं ऑर्डर आईडी के लिए लिख देता हूँ, ऑर्डर आईडी। अब इसके अंदर हमने इसको मैं इधर कर देता हूँ, क्रिएट ऑर्डर आईडी टेबल क्रिएट करेगा, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। मैं जैसे कहता हूँ ये नल नहीं हो सकता, मैं नो नल कर देता हूँ। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि जो नल हो, जिसके अंदर कोई वैल्यू ना हो। एक्चुअली प्रॉफिट को ये तमाम इसने कॉलम को एज ए नो नल लिया हुआ था, तो प्रॉफिट के अंदर तकरीबन काफी ऐसी वैल्यू थी जो नल थी, जिसकी वजह से एरर दे रहा था। उसको मैंने अलाउ नल किया कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर नल आ जाए तो एरर नहीं देना, जस्ट ये आपने सिलेक्ट करना है, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, ठीक है, मुझसे सर ने कहा था कि शायद हमें क्रिएट टेबल वगैरह और डेटाबेस बनाना ना पड़े, इसलिए मतलब पहला जो सेशन था स्किल का, तो उन्होंने यही कहा था कि ये होती है, यानी उसका कांसेप्ट लेना भी जरूरी है, मैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है। हेलो जी, ये जो आपने अभी ऑर्डर आईडी लिखा था, तो वो नो नल लिखे थे, राइट? तो वो यूनिक भी तो हो सकता है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं,
नहीं, हम इस तरह कर देते हैं। हम कोई भी, जब हमने कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है, मैं उसका तरीका बताया आपको कि सबसे पहले हमने कोई भी डेटाबेस के अंदर, जब भी डेटाबेस तो मैंने इधर क्रिएट कर दिया, जैसे राइट क्लिक करूंगा डेटाबेस के ऊपर, न्यू डेटाबेस। अब इसके अंदर जो हमारा डाटा होगा वो टेबल की फॉर्मेट में होगा। टेबल के अंदर हमारे होते हैं कॉलम, ये जैसे कॉलम है, हर कॉलम के अंदर वैल्यू होती है। जैसे ये कॉलम है, उसके अंदर जो वैल्यू है, सबसे पहले हम कॉलम क्रिएट करते हैं, उस कॉलम की प्रॉपर्टीज बताते हैं, इस कॉलम के अंदर कौन सा डाटा टाइप आएगा, डेसिमल है, कैरेक्टर है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है। ये हम जब टेबल क्रिएट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं हर कॉलम की। उसके बाद फिर हम उसकी वैल्यू करते हैं, फिर हम एक कमांड देते हैं इंसर्ट इनटू। उसके बाद हम बताते हैं कौन से टेबल के अंदर वैल्यू तुमने इंसर्ट करनी है, उसकी पूरी सीक्वेंस हम चलाते हैं, तमाम वैल्यू लिखी होती है उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। अगर आप कहते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस तरह के डाटा जिसके अंदर ये तमाम कमांड लिखी है, मगर ये हमारे आज के टॉपिक से हटके हो जाता है। हम आज के टॉपिक पे रहते हैं। तो आज के टॉपिक हमने इसके अंदर आपको सबसे पहले मैंने बताना है पिवट टेबल बनाना। उसके बाद मैंने व्यू क्रिएट करने हैं जिसको हमने पावर बीआई में ट्रांसलेट करना है, उसमें उधर शो करना है कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये व्यू क्रिएट करना जो है ना, इसका थोड़ा सा बता दें कि क्या चीज होती है ये। जब आप बताएंगे, मतलब जब आप करें तो उसी वक्त बताइएगा, अभी नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे ये मैं अब इसका एरर नाम अच्छा नहीं मुझे लग रहा, चले मैं इसको एरर हटा दीजिए, ऊपर वाले लग रहा है एरर आया हुआ है। मैं तो जी असल में मैंने डेटाबेस का नाम ही एरर रखा था, इस वजह से error.dpo ये आ रहा है। मैं जीएसएस में अच्छा सेशन वो तो हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। अरफान भाई सेशन रिकॉर्ड हो रहा है? जी रिकॉर्ड अरफान भाई जी रिकॉर्ड ठीक हो रहा है। अब यही सेम डेटाबेस मैंने जीएसएस ग्लोबल सुपरस्टोर के नाम से बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ। क्योंकि वो एरर का लफ्ज बार बार बोलूंगा वो फिर एक गलत कंसेप्ट होता है जी, एरर है कोई, इसको हम कर रहे हैं। ऐसा लगता है प्रोग्रामिंग में एरर। जी बिल्कुल, मैं जीएसएस के अंदर ही आ गया। अब हम करेंगे सिलेक्ट स्टार, हम सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम जीएसएस। हमने डेटाबेस का नाम है डीबीओ, कौन सा डेटाबेस है। इसके अंदर मुख्तलिफ डेटाबेस हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्लोबल सुपरस्टोर है, इसके अलावा और भी डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। मैं जो नया डेटाबेस था ग्लोबल स्टोर, इसके अंदर भी मैं ऐड कर सकता था, इस वजह से इसका नाम हमने दिया। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे पास सारा डाटा है। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहली कमांड बता देता हूँ एग्रीगेशन की। अब हमने सब पहले कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास कॉलम आ रहा है शिप मोड का। आपने जब भी कॉलम का नाम लिखना है, अगर वो सिंगल वर्ड में है, सिंगल डिजिट में, विदाउट स्पेस है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, मगर जो अच्छी प्रैक्टिस है ये होता है कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें। जैसे मैं इसमें आ जाता है शिप मोड, आ जाता है अंडरस्कोर मोड। अब इसको ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दिया। आप चाहें तो इसको इसके बगैर, क्योंकि ये सिंगल वर्ड में अंडरस्कोर आया, कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं, मगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वो आगे आपके लिए आसानी होगी। बाद नाम होते हैं स्पेस वाले, वो फिर एरर देते हैं। कोई भी नाम जिसमें स्पेस हो वो हम नहीं लिख सकते स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर किसी भी कॉलम का। मैं यहाँ पे कोई ऐसा नाम तो नहीं है, मगर चले मैं सेगमेंट को शो करता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब मैंने 3 कॉलम कॉल की हैं, शिप मोड, सेगमेंट और सेल को। अब शिप मोड क्या है, ये एक्चुअली बता रहा था कि सेम डे में शिप हुआ है या सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है। सेगमेंट हमारे कंज्यूमर हैं, कॉर्पोरेट है, जो होम ऑफिस है, और सेल कितनी हुई है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, एग्रीगेशन करना चाहता हूँ इसकी सम की बेस पे कि टोटल सेल कितनी हुई है। यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ सम। जब भी आप कोई फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर जो आगे कॉलम है उसको अपने ब्रैकेट्स में लाजमी लिखना है। हम सेल्स
अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। जब भी आप कोई भी एग्रीगेशन का फंक्शन लगाते हैं, जैसे सम मैंने लगाया है, इसका मतलब है कि हम जितने भी कॉलम हैं इनको ग्रुप करना है, जैसे एक्सेल में ग्रुप हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद कमांड लगाते हैं ग्रुप बाय, और सेगमेंट, इन दोनों को मैंने ग्रुप करना है। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यू आई है सम के सेल की सम होके टोटल, उसके ऊपर कॉलम का नाम नहीं लिखा, नो कॉलम नेम। जब भी किसी भी कॉलम को एग्रीगेट करते हैं, एक्चुअली इसका मतलब है उसका असल नाम नहीं आएगा, यहाँ पे हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। एज मैं इसका नाम लिख देता हूँ टोटल सेल। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल सेल लिखा है। ये हमारा एक, इसको हम कह देते हैं कि हमने एग्रीगेशन की है। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के सिलेक्ट की जो सीक्वल का जो भी सिंटैक्स लिखते हैं उसकी लिखने की जो हमारे कहते हैं कि ऑर्डर होता है वो इस तरह। सबसे पहले हमारी सिलेक्ट की स्टेटमेंट आती है, उसके बाद हमारी फ्रॉम की स्टेटमेंट आती है, फ्रॉम के बाद यानी सिलेक्ट के अंदर कॉलम, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट आती है वेयर की। वेयर हमारा एक फिल्टर है। वेयर के बाद फिर हमारी स्टेटमेंट आती है ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय के बाद फिर आती है हैविंग की स्टेटमेंट है, ये भी हम करेंगे। फिर आती है ऑर्डर बाय की स्टेटमेंट। जो भी हम सीक्वेंस में कमांड लिखेंगे उनका सीक्वेंस यही होगा। सबसे पहले सिलेक्ट आएगा, उसके अंदर कॉलम के नाम आएंगे, फिर फ्रॉम आएगा, वहां पे डेटाबेस का नाम आएगा। उसके बाद हम वेयर लिखेंगे, इसके अंदर हम कोई भी फिल्टर लगाएंगे, जैसे हम कह सकते हैं सेगमेंट के अंदर से कंज्यूमर की वैल्यू मुझे चाहिए, मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम ग्रुप बाय करेंगे। उसके बाद हैविंग भी एक फिल्टर होता है, इसमें हम बताते हैं कि फलां कॉलम में फलां चीज होनी चाहिए, मगर ये थोड़ी सी वेयर से डिफरेंट है, मगर ये भी एक फिल्टर की टाइप है। फिर ऑर्डर बाय में हम बता देते हैं कि हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कौन से कॉलम की बेस पे, या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये सबसे लास्ट में होता है। ये हमारा हमेशा सीक्वल में क्वेरी लिखने का ये सीक्वेंस है, इसके तहत हमने क्वेरी लिखनी है। अब यहाँ पे मैं अब कमांड लगाता हूँ ग्रुप बाय से पहले वेयर की। अब वेयर में क्या कहता हूँ, जो सेगमेंट के ऊपर मैं लगा लेता हूँ, फिल्टर में लगा रहा हूँ वेयर की बेस में सेगमेंट इक्वल है, किसके इक्वल है। और यहाँ पे जब भी आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखना है, डबल में नहीं लिखना। जब आप फिल्टर में यूज कर रहे हैं तो या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे फिल्टर की कमांड होती है, जैसे एक्सेल में हम डबल कोटेशन में लिखते हैं, मगर यहाँ पे सिंगल कोटेशन है। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ कंज्यूमर की चाहिए, मैं सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे ये सेगमेंट में सिर्फ कंज्यूमर शो होगा आपको। वेयर की स्पेलिंग अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल वेयर की स्पेलिंग ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर आपके पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने पिछली दफा फोर कमांड्स भी बताई थी, डिस्टिंक्ट की बताई थी, उसके बाद मैंने बताई थी कि हमने कोई भी वेयर की जगह पे हम देखना चाह रहे हैं कि अगर सिटी के नेम में कौन सा सिटी है उसकी बेस में कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में चला जाता हूँ। अब शिफ्ट मोड है, अब सेगमेंट है, यहाँ पे हम एक और कॉलम कर लेते हैं कस्टमर नेम का। ये पहले देखना पड़ेगा कस्टमर नेम किस तरह आ रहा है। मैं अब यहाँ पे देखेंगे जी ये कस्टमर नेम का कॉलम इस तरह आ रहा है। ठीक हो गया, मैं इसको इसी तरह लिख लेता हूँ। नेम अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा कॉमा नहीं दिया था मैंने, ये कॉमा दे दिया।
ग्रुप बाई में, बिल्कुल हमें ग्रुप बाई में, मैं भूल गया था। तो जो भी हम कॉलम लिखेंगे वो ग्रुप बाई में लाजमी लिखना है हमें। हमने कोई ब्रैकेट लगाई है, उसमें कोई है मसला, एक में भी पता लगता है, शिप मोड, सेगमेंट, कस्टमर नेम, ये देखें, ये हमने सम से शुरू में ये ब्रैकेट लगा दी थी, ये गलती से लग गई थी, अब ये ठीक हो जाएगा। ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर कौन सा है जिसके नाम के आखिर में ये टॉम आ रहा है। जैसे हम वेयर में क्या कर देते हैं, वेयर इज, यहाँ पे अब इस कमांड को मैं इधर यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब लिखना होता है लाइक। अब मुझे चाहिए सेकंड वर्ड टॉम चाहिए, पहले परसेंटेज में लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा टॉम। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरे पास तमाम वो कस्टमर आ जाएंगे जिनके सेकंड नाम पे या टॉम लिखा होगा। एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे एरर आ गया टॉम के ऊपर, क्योंकि टॉम एक सिंटैक्स है, इसको मैं कर दिया। ठीक है, ये जो लाइक परसेंट साइन है ये क्या करता है? मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज से क्लोज नहीं करेंगे इसको? जी मेरी परसेंटेज से नहीं क्लोज करना था, इसका होता है। इसको दोबारा रन करता हूँ। अगर मैं कोई भी इस तरह, जैसे मैं इधर से कोई गलती कर रहा हूँ, जस्ट इस कमांड को कॉपी करें, आप ले जाएं चैट जीपीटी में, वो आपको उसी वक्त इसको ठीक करके दे देगा, आपको बता देगा क्या इसमें मसला है। मैं इसको चैट जीपीटी में पेस्ट किया, अब ये मुझे मेरा इशू बता देगा। अब ये पूरे को मैंने करना था, ठीक हो गया, मुझे समझ लग गई। मैं सिर्फ परसेंटेज को नहीं, इस तमाम को करना था, मैं सिर्फ टॉम को कर रहा था। अब ये मेरी कमांड क्या हो जाएगी। ये देखें, अब मेरे पास सिर्फ वही नाम आए जिनके साथ टॉम है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई नाम मेरे पास वो आए जिसके आखिर में टी है। अब मैंने परसेंटेज के एंड पे टील कर दिया, अब सिर्फ वही नाम आएंगे जिनके एंड पे टी है। ये देखें, आखिर में टी आ रहा है कितने नाम पे। इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड, यानी कोई एक नाम की बेस पे हमने कोई चीज सर्च करनी है। हम कहते हैं जो मेरे नाम के स्टार्ट में टी आए, इसका मतलब है हम टी का वर्ड परसेंटेज से पहले लिख देंगे, या मुकम्मल नाम लिख देंगे, या उसका फर्स्ट वर्ड जो टी से, जो भी नाम शुरू होता है। अब देखिए तमाम नाम आ रहे हैं जो टी से शुरू हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसे इधर करेंगे। अब पिवट टेबल इसका बनाना है। पिवट टेबल का मैं सबको कंसेप्ट है कि पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल ये होता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास का पिवट टेबल बनाना है टोटल सेल के ऊपर। मैं चाहता हूं, मैं यहां से एक मिनट आपको ये इसको डिलीट करता हूं। एक पिवट टेबल बनाता हूं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट क्लास के गेस्ट पे वो वैल्यू शो हो, ये कंज्यूमर, होम ऑफिस और ये जो आ रहा है कॉर्पोरेट, ये मुझे कॉलम में शो हो तीनों, और इनके नीचे इनके मुताबिक वैल्यू शो हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ये इसको मैं बना कह देता हूँ, ये मेरा पिवट टेबल है। अब मैं पिवट टेबल बनाने लगा हूँ। पिवट टेबल के लिए क्या कमांड है, जस्ट आपने लिखना है पिवट। तब भी आप पिवट करेंगे, इसका मतलब है ये आपका एक फंक्शन है, उसके अंदर जो भी आगे आपने काम करना है वो ब्रैकेट में शुरू करेंगे आप। ब्रैकेट के अंदर मैंने किसके ऊपर पिवट लगाना है, सेल के ऊपर, जो मेरी सबसे पहले वैल्यू है। मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा सम, और सेल का जो नाम मैंने क्या रखा था यहाँ पे, टोटल सेल। यहाँ पे मैं टोटल सेल लिखूंगा।
ये मैं पिवट की आपको बता रहा हूँ, पिवट में लगा रहा हूँ किस पे। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, जो वैल्यू पिवट में हमने यूज करनी है वो वैल्यू मैंने सेल को सम किया है और टोटल सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, इस वजह से सम और आगे जो कॉलम का नाम है उसका लिखा है। और मैंने किसके लिए पिवट लगाना है, मैंने सेगमेंट के लिए लगाना है, क्योंकि सेगमेंट की वैल्यू मैं कॉलम में लगाता हूँ। मैं इस वजह से लिखूंगा फॉर, फॉर के आगे मैं कॉलम का नाम लिखूंगा सेगमेंट। और सेगमेंट के अंदर कौन सी वैल्यू है जो मेरी कॉलम में शो हो। ये तो सेगमेंट तो कॉलम का नाम है, आगे जितनी भी वैल्यू ये एक्चुअली रो के अंदर है। ये अब मेरी रो है, इस रो की जो वैल्यू कौन कौन सी मेरी कॉलम में शो हो वो मेरी कमांड होती है एन। इसके अंदर होगा, उसके अंदर हम करेंगे कॉलम का नाम। जस्ट एक दफा आप सिंटैक्स को समझ जाएंगे, मैं इसको भी करता हूँ रन तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले है मेरा कंज्यूमर, उसके बाद है होम ऑफिस, फिर है जी मेरा कॉर्पोरेट। मैंने एक ब्रैकेट क्लोज की, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। ये पहली ब्रैकेट क्लोज हुई है, अभी पिवट का फंक्शन ऑन है, पहली ब्रैकेट, इसको भी मैंने क्लोज करना है। अब इसको मैं रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा, ये रन नहीं होगी, मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए ये एरर आ गया। एरर क्यों आया मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ कि जब भी किसी भी सिलेक्ट की कमांड में अगर हम कोई भी वैल्यू को एग्रीगेट करते हैं, जैसे मैंने सेल को एग्रीगेट करके इसका नाम रखा है टोटल सेल। अब इस टोटल सेल जो नया कॉलम बना हुआ है, सेम सिलेक्ट की फॉर्मेट के अंदर इस टोटल सेल को मैं दोबारा कॉल नहीं कर सकता, जो ये एक्सेल की लिमिटेशन है। अब इसके लिए मैंने इसी टोटल सेल को दोबारा कॉल करना है, तो इसका मतलब होता है कि ये तमाम जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट है इसको मैंने एक और सिलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर रैप करना है। अब मैं उसको रैपिंग कर रहा हूँ इसकी, मैं करता हूँ सिलेक्ट, करना है तमाम को सिलेक्ट करना है। कहां से सिलेक्ट करना है, अब फ्रॉम। अब मेरी जो फ्रॉम है वो ये डेटाबेस नहीं है, मेरा डेटाबेस होगा ये तमाम का तमाम। इसका मतलब है मैंने इसके अंदर ये ब्रैकेट कर दी है इसका नाम, और यहाँ पे भी इसको मैं क्लोज करूंगा इस ब्रैकेट के साथ। उस डेटाबेस को कोई नाम दे देता हूँ, जैसे ABC मैंने नाम दे दिया। अब इसके अंदर से ये स्टार है और अब ये मेरा पिवट लगेगा, मगर जो मैं पिवट लगा रहा हूँ जैसे ये सम लगाया था, इसको एक नाम देना पड़ेगा। जस्ट मैं एक नाम दे देता हूँ PVT। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब एक दफा एग्जीक्यूट होता है फिर आपको दोबारा मैं समझा देता हूँ। अब ये देखें शिप मोड मेरा आ गया, ये कंज्यूमर, होम ऑफिस और कॉर्पोरेट जो सेगमेंट की वैल्यू थी रो के अंदर वो कॉलम में चले गई हैं, और जो मेरी सेल थी ये तमाम की तमाम इनके नीचे एग्रीगेट होके आ गई। मेरे पास ये पिवट टेबल मेरा बन गया। इस चीज का दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना जो जिस भी चीज पे आपने पिवट लगाना है, जिस वैल्यू को, उसको आप एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने के बाद जब आपने पिवट लगाना है तो इस एक कोर सिलेक्ट की स्टेटमेंट में ये पहली जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट है उसको आप इतनी, इसको आप उसके अंदर रैप करेंगे। रैप से क्या मतलब है कि ये सिलेक्ट कर रहा है स्टार तमाम, फ्रॉम आगे डेटाबेस देना होता है। मेरा डेटाबेस क्या है, अब ये कमांड है डेटाबेस, इसके अंदर जो चीजें आ रही हैं वो ही सिर्फ इसको मिलेंगी, इसके अलावा चीजें नहीं। इसके अंदर इसको अब क्या चीज मिल रही है, शिप मोड मिल रहा है, सेगमेंट मिल रहा है और सम टोटल सेल मिल रहा है। अब ये क्योंकि एग्रीगेटेड वैल्यू इससे वो ले रहा है, एज ए कॉलम ले रहा है, इसको मैं यहाँ पे कॉल किया मैंने और उसको कॉल किया है, मैंने कह रहा पिवट करो, इस वैल्यू के ऊपर करना है। किसके लिए करना है, मैंने इस कॉलम का बताया है, सेगमेंट कॉलम है। इसको दोबारा आपको रन करके दिखा देता हूँ। जस्ट सिर्फ अंदर वाली स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ जो पहले लिखी थी, एग्जीक्यूट किया, ये देखिए सेगमेंट आ गया आपके पास। मैं चाहता हूँ सेगमेंट के अंदर सिर्फ जो वैल्यू है उन्हीं के गेस्ट मुझे तुमने पिवट टेबल बना के देना है, इनको कॉलम में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास ये वैल्यू ज्यादा है, आपको नहीं पता कि सेगमेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, आप जैसे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किया हुआ, यहाँ पे आप जस्ट कर देंगे, लिख देंगे डिस्टिंक्ट, मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। किसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, ये क्योंकि ये फंक्शन है, इसको ब्रैकेट में किया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए सेगमेंट की। इसको क्लोज किया।
अब मैं सिर्फ इसी को सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास कोई इस तरह की वैल्यू आ जाती है, आपको पता है कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखिए आपके आगे सेगमेंट की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, कंज्यूमर, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये आपका कंसेप्ट एक दफा थोड़ा सा और मैं दोबारा मजीद इसको करता हूँ स्ट्रॉन्ग। अब इसकी जगह मैं स्टैटिक दोबारा करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। अब इस डेटे को आप देखें, अब हमारे पास एक और कॉलम आ रहा होगा यहाँ पे, ऑर्डर बाय, शिप डे, सेगमेंट, सिटी, सेल, कैटेगरी का भी एक कॉलम होगा। ये कैटेगरी का कॉलम है। अब मैं चाहता हूं जो मैंने पिवट लगाया है वो सेगमेंट की जगह कैटेगरी पे लगे। अब मुझे कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे लगाना है इसको पिवट। जैसे मैं आपको यहाँ पे दोबारा शो करा देता हूँ, ये तमाम का तमाम जो मेरा पिवट चल रहा था, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है सेगमेंट की। मैं चाहता हूँ ये कैटेगरी की आए, क्योंकि मैं इसको एक और कॉलम पे कर रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे सेगमेंट की जगह क्या चाहिए, कैटेगरी चाहिए। कैटेगरी मैंने कर लिया, इधर लिख लिया, ये कैटेगरी का कॉलम भी आ गया मेरा। और सम, सेल, फ्रॉम और ग्रुप बाय के अंदर भी सेगमेंट की जगह मैं इसको अपडेट कर देता हूँ कैटेगरी। अब यहाँ पे मैं इसकी जगह कर देता हूँ कैटेगरी। मुझे अब यहाँ पे जो पिवट टेबल चाहिए, यहाँ पे कैटेगरी की जो हेडिंग है वो मेरे पास है। यहाँ पे मैं कैटेगरी करता हूँ। अब मैं अगले कॉलम की वैल्यू अभी नहीं चेंज कर रहा। अब देखेंगे यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, नल आएगा इसके अगेंस्ट। जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसके जो अंदर की वैल्यू है वो नहीं चेंज की, वो मुझे चेंज करनी चाहिए थी। अगर मैं नहीं करता तो क्या होता है, ये मैं आपको शो करता हूँ। आप देखिए तमाम नल आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी होगी जो कैटेगरी के अंदर यूनिक है। अब मेरे पास वो याद नहीं है कौन सी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक और कमांड है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट, यहाँ पे मैं कैटेगरी कर देता हूँ इसको जस्ट। अब मुझे पता लग गया, अब मेरे पास ये देखें ये वैल्यू 3 आ गई हैं। अब मैं कैटेगरी की बेस के ऊपर मैंने पिवट लगाना है। अब मैं तीनों वैल्यू को जस्ट यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। ये देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इस्तेमाल किया। अब जस्ट इसको मैं दोबारा करता हूँ एग्जीक्यूट। ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी, उसकी बेस पे पिवट टेबल लग गया है। जैसे हम एक्सेल के अंदर अपने कोई भी कॉलम को ड्रॉप करते हैं, किसको वैल्यू में रखना है, किसको अपने कॉलम के अंदर रखना है, किसको रोज में रखना है, सेम यहाँ पे हमें किसको हमने कॉलम में रखना है वो हमने जस्ट उसको इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये तमाम जैसे शिप मोड है, इसको इसने कॉलम में लिया, मैं शिप मोड के साथ सेगमेंट को भी कॉलम मोड में करूंगा, ये लंबा हो जाएगा। मैं इधर ऐड कर लेता हूँ सेगमेंट को। अब ये सेम एक्सेल की तरह है, मगर यहाँ पे सीक्वल में हम इसको शुरू कर रहे हैं कि सीक्वल के अंदर अगर हमने कमांड लिखनी है तो वो किस तरह लिखनी है। ये ग्रुप बाय में भी ऐड कर लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए शिप मोड के बाद यहाँ पे सेगमेंट आ जाएगा, वो फिर फर्स्ट क्लास के अगेंस्ट जितनी भी 3 वैल्यू रिपीट हो रही है वो करेगा। फिर इस तरह मेरा डाटा हो जाएगा मुकम्मल, जिस तरह हम एक्सेल में शो करते हैं पिवट टेबल को। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये नल कर रहा है इसको, इसका मतलब है मैं कहीं इसको कर गया हूँ। एक मुझे सिर्फ कमांड दोबारा, फ्रॉम सिलेक्ट सेगमेंट कैटेगरी सम टोटल सेल फ्रॉम, ठीक है, ग्रुप बाय शिपमेंट कैटेगरी सेगमेंट आ गया, ठीक है, ABC पिवट टोटल सेल है, कैटेगरी के ऊपर है। इसको भी अंदर स्टैटिक किया हुआ है, तमाम के तमाम डाटा इसने लेना है इसे। अच्छा, गलती पता मैंने क्या किया, अब देखिए सेगमेंट और कैटेगरी इन दोनों के दरमियान मैंने कॉमा नहीं लगाया। ये मैं अब कॉमा लगाऊंगा, मेरा अब डाटा ठीक हो जाएगा।
यानी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, वो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये कंज्यूमर है, इसमें सेगमेंट के 3 पार्ट्स है। अब कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस ये इधर आ गए हैं इसके लिहाज से। अब ये मेरा पिवट टेबल इस तरह जिस तरह एक्सेल के अंदर लगता है। अब इस पिवट टेबल के अंदर आपको कोई किसी किस्म का अगर समझ नहीं आई, आप सवाल कर सकते हैं। कोई भी जिसको ये बिल्कुल समझ नहीं आई, चाहते हैं मैं दोबारा नए सिरे से इसको आसानी से और समझा सकूं, या कोई भी अगर समझ आ गई तो आप यस कर दें ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। जी यासीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासीन भाई। जी मैं है किसी को भी अगर यहाँ पे कोई मसला जिन समझ नहीं आई पिवट टेबल की हद तक, नहीं तो मैं इससे फिर आगे चलता रहूं। मुझे थोड़ा एक ये चीज बता दें कि अगर हमने डायरेक्ट पिवट टेबल लगाना हो तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सम ग्रुप बाय ये ना करें और डायरेक्ट पिवट टेबल लगाएं। नहीं डायरेक्ट नहीं, वो एक्सेल वाला जो फॉर्मेट है, एक्सेल का जो डेटाबेस है, एक्चुअली एक्सेल की लिमिटेशन है, वहां पे हम मैक्सिमम 1 मिलियन रो दे सकते हैं। मगर जो होता है सीक्वल वगैरह, वहां पे कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं, वहां पे बिलियन रो होती है। वहां पे कोई भी आपने पिवट टेबल लगाना है, उसकी अपनी एक क्यूरी होती है, तरीकाकार है जिसके मुताबिक हम लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लगाने का तरीका मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लगाया, हम सेम डाटा कॉल करके पावर बीआई में जाते हैं, वहां पे अब ज्यादा आसान है पिवट टेबल लगाना। मगर यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं पिवट टेबल? होता यह है कि पावर बीआई के अंदर जब डाटा बहुत ज्यादा आता है, उसको खुद कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसका मतलब है पावर बीआई अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, वो अपना जो रिजल्ट शो करेगा उसमें डिले आएगा। हम ये करते हैं कि ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन सीक्वल में करते हैं कि जितना भी रिसोर्सेज के ऊपर यूज होने हैं, जैसे हमारी मेमोरी यूज होनी है, प्रोसेसर यूज होना है, जो डिले हैं वो सीक्वल के एंड पे आए, सीक्वल इसको कैलकुलेट करे और कैलकुलेटेड डाटा पावर बीआई को दे, और पावर बीआई जस्ट कैलकुलेटेड डाटा को शो कर देगा। कोई भी सीक्वल में चेंज आएगी, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, सीक्वल पावर बीआई इसके साथ लिंक है, वो उधर ही रिफ्लेक्ट करा देगा। क्योंकि बाज़ का क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जितने भी आपने डेक्स या फार्मूले जो लिखने हैं वो सीक्वल में लिखने हैं, आप सिर्फ पावर बीआई में उनकी वैल्यू शो करेंगे जिसको प्रेजेंट करना है आपने। अच्छा, इसमें मैं आगे बढ़ जाऊं फिर? इसमें कोई मसला अगर है तो पूछना। इसके बाद मैं हम प्रैक्टिस खुद कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन होगा तो आप बता देंगे। जी अच्छा, अब हमारे पास जैसे एक्सेल है या पावर बीआई, वहां पे होती है इफ की स्टेटमेंट। अगर ये हो तो फलां चीज हो। यहाँ पे जैसे डाटा के अंदर मैंने कोई डाटा कॉलम ऐड करना है, वो इफ की स्टेटमेंट में करना है, तो सीक्वल में इफ की स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे उसकी जगह पे है स्टेटमेंट का नाम है केस। अब उसको मैं जरा करने लगा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ। अब मैं नहीं वो क्यूरी इसी तरह रहने देता हूँ, कैटेगरी मैं वहां से ही बल्कि ये तमाम डाटा ले आता हूँ। हम इसमें सेल को मैं सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ के शुरू में ब्रैकेट नहीं है, ठीक हो गया। शिप मोड, सेगमेंट आ गया, कैटेगरी सेल्स है वहाँ पे, ठीक है, सेल्स है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट किया, ये मेरे पास डाटा आ गया। अच्छा, अब मेरा जो मेन अब मकसद ये है कि यहाँ के मैं चाहता हूँ कि मुझे एक कॉलम मिले जिसकी सेल मैं कहता हूँ 5000 से ज्यादा है, उसके आगे वैल्यू आ जाए हाई की। जिसकी 4000 से ज्यादा है उस पे आ जाए दूसरा मीडियम की। जिसकी 3000 पे आए उसकी आ जाए लो की। हेलो जी जी मिस। सर, अब मुझे यहाँ से समझा सकते हैं जो अभी ये वाला लाइन, सेकंड वाला लाइन से इधर से या हाँ।
अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेटमेंट सेलेक्ट की लगाई है, मैंने 4 कॉलम को सिलेक्ट किया, शिप मोड, सेगमेंट, कैटेगरी, सेल को, और डेटाबेस लिख दिया। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरे पास 4 कॉलम शो हो गए हैं। अब मैं इस कॉलम के एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ, उस कॉलम को मैं इस बेस पे ऐड करना चाह रहा हूँ, मेरी सेल की बेस पे हो। मैं चाहता हूँ जहां पे मेरी सेल 5000 से ज्यादा है उसके आगे हाई लिखा आ जाए, जिसके आगे 4000 से 5000 के बिटवीन है उसके आगे मीडियम लिखा आ जाए, जो उससे लो होगी उसके आगे लो लिखा आ जाए। अब ये कॉलम मैंने जो ऐड करना है, जो इसको हम कहते हैं उसकी बेस पे है, कंडीशन की बेस पे है, उसको किस तरह ऐड करना है मैंने अब वो आपको बताना है। अब समझ आ गई मैं एक दफा ये स्टेटमेंट लगाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं एक कॉलम मजीद ऐड करना चाह रहा हूँ, ये मैंने सेल के बाद कॉमा किया। अब मैं जो कॉलम ऐड करूंगा उसके वो है कंडीशनल बेस। यहाँ पे कंडीशन किस तरह लगती है सीक्वल में वो अपने देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे केस, ये हमारा केस है। अब केस क्या है हमारा, इसमें हम बताते हैं व्हेन। अब मैं ये कंडीशन सारी लगानी है सेल के लिहाज से। अब मैं बताता हूं सेल्स, जब सेल मेरी किससे होगी, ग्रेटर देन 5000। जब मेरी सेल 5000 से ज्यादा होगी तब क्या करना है, देन इसका नाम रख दे हाई। सिंपल सी स्टेटमेंट है। उसके बाद अगला फिर मैं व्हेन की कमांड लगाऊंगा। व्हेन सेल जो मेरी है ये ग्रेटर देन 4000 है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे। अच्छा वैसे आप इसमें जो मैं स्पेस देता हूँ इसका इतना इशू नहीं है, शक आप ना दें, मगर ये सीक्वल में होते हैं, एक इसकी अपनी खूबसूरती है कि अगर आप लाइन में ब्रेक करें, स्पेस दें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इस स्पेस जो मैंने इधर की है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप बेशक कट्ठा भी लिख लें। देन यहाँ पे मैं कह देता हूँ मीडियम। इसको लेस देन नहीं करना चाहिए या नहीं? जी, ग्रेटर देन 4000 में तो ग्रेटर देन 5000 वाली भी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। नहीं आएंगे वो सबसे। अब मैंने सबसे पहले जो स्टेटमेंट ली है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा 5000 वाली को, फिर 4000 को करेगा। आप इसमें लेस देन 3000 भी कर सकते हैं, उसको हाई या लो, यानी इस स्टेटमेंट को डिफरेंट वे हैं लिखने के। मैं इस तरह लिख रहा हूँ मगर इसके डिफरेंट वे हैं। मैं इस तरह लिख सकता हूँ लेस देन 5000 हो, लेस देन 3000 हो, इस तरह करके भी लिख सकता हूँ। अब मैं एक और स्टेटमेंट ले लेता हूं, व्हेन सेल्स लेस देन 3000 देन इसको मैं लिख देता हूं लो। अब इसके बाद क्या होता है, हम कहते हैं जब सब कुछ ये हमने व्हेन की कमांड लिख दी है, आखिरी होती एल्स। अगर इनमें से कोई भी पूरी नहीं होती कमांड तो उसके उस सूरत में क्या करें, मैं इसको कह देता हूं तुम लिख दो अदर। यानी आप कोई भी लिख सकते हैं, जस्ट ये एक तो समझाने के लिए है। जब भी आप केस की स्टेटमेंट शुरू करेंगे, जब तमाम केस की स्टेटमेंट ये लिखी जाएगी उसके आखिर में एंड जरूर लिखना है। एंड इसका मतलब है केस की स्टेटमेंट अब एंड हो गई है। अब इसको मैं जस्ट आप ये पीछे देखें, 4 ये कॉलम शो हो रहे, 5वां कॉलम शो हो जाएगा। एंड के बाद इसको हमने लिखना होता है इसका नाम। ये जो कॉलम है किस नाम पे आएगा, एज इसको मैं नाम कर लिख देता हूँ, इसका प्रायोरिटी लिख देता हूँ, जो भी नाम लिख दें। इसको एग्जीक्यूट करें। अब ये कहता है एल्स के बाद आता है, एल्स के बाद ये एस ई आता है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें जो 3000 से कम होगी उसके साथ अदर आएगा, जो 3000 से 4000 के बिटवीन है वो लो आ रहा है, 5000 से ऊपर हाई आ रहा है, ये 3000 नीचे है लो आ रहा है। मीडियम कहाँ पे आना चाहिए था, जो 4 से 5000 के बिटवीन है, ये देखें मीडियम शो हो रहा है। ये हमने एक कंडीशनल कॉलम ऐड कर दिया है केस की स्टेटमेंट की सूरत में। केस के सिंटैक्स को आपने समझना है, सबसे पहले केस लिखना है, वो ओपन हो गया। उसके बाद व्हेन कोई कॉलम, उसके आगे कंडीशन है, हम कोई वैल्यू दे सकते हैं इसके अंदर के, जब कंज्यूमर के इक्वल हो, इक्वल लिखे कंज्यूमर, अगर सेगमेंट के ऊपर लगाना हो तो तुमने ये लिखना है। ये हम इसको डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, मगर ये एक तरीके से आपको मैंने समझा दिया इस चीज को।
ठीक अब है। मैंने ये जो तमाम काम किया है, अब इसका लास्ट में आपको इसको शो कराऊंगा पावर बीआई के अंदर। अब पावर बीआई के अंदर फर्ज करें ये मैंने पिवट टेबल एक बनाया है, मैंने ये जो पहला पिवट टेबल बनाया है, मैं चाहता हूँ ये पिवट टेबल मुझे पावर बीआई के अंदर इसी तरह शो हो ताकि मैं इसको उधर एज ए पिवट टेबल ही यूज करूँ। उसका क्या तरीका कार है? आप ये देख रहे हैं मेरा डेटाबेस है जीएसएस, उसके अंदर ये टेबल बने हुए हैं। एक नीचे आपको ये फोल्डर नजर आ रहा होगा व्यूज का, इसको आप क्लिक करें। यहाँ पे दो मैंने व्यूज ऑलरेडी बनाए हुए हैं इमरान और पिवट टेबल के नाम से। मैं एक और व्यू इसके अंदर बना रहा हूँ। जस्ट ये जो व्यू होते हैं ये हमें पावर बीआई के अंदर शो होंगे। अब ये व्यू किस तरह होते हैं? कोई भी आपने सिलेक्ट, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो लिखी हुई, जैसे ये मेरी मुकम्मल स्टेटमेंट है, इससे पहले मैं लिखूंगा क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? व्यू क्रिएट करना है। उस व्यू का नाम क्या है? अब उस व्यू को हमने एक नाम देना है। क्रिएट के जो मैंने व्यू है उसको क्या नाम दे देता हूं? उसको कहते हैं एज, क्रिएट व्यू एज, उसका नाम मैं दे देता हूं पिवट टेबल। पिवट पिवट टेबल में असल में पिवट टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। चलें, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं, ये उसके साथ नहीं होगा। अब ये मेरा एक व्यू क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट व्यू एज पिवट। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई मसला नहीं, आपने जस्ट एक नाम देना है, जैसे इसको एबीसी का नाम दे देते हैं, एबीसी। तमाम को आपने सिलेक्ट करना है और इसको आपने एग्जीक्यूट कर देना। अब यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा, इसका क्या तरीका कर रहा है? यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में ये आ रहा है रिफ्रेश का एक ऑप्शन, इसको रिफ्रेश करें। तो नहीं कर रहा इमरान भाई, एज नहीं करेंगे, क्रिएट व्यू कल मैं कर रहा था, एज नहीं, एज भी इरफान भी कर सकते। मैंने पहले जितनी भी की एज के साथ की, एज के साथ जब भी मैंने की थी सारी, मैं फिर दोबारा कर लेता हूँ। ये देखिए ये एरर आ गया, मगर ये एग्जीक्यूट हुई है मेरी कमांड। ये देखिए एज के ऊपर ये कंप्लीशन टाइप, कोई मसला नहीं, इसको मैं अभी देख लेता हूँ। सर ये क्रिएट व्यू एबीसी और उसके बाद एज आएगा? नहीं एज नहीं आता। ये एज ही आता है, क्रिएट व्यू पिवट टेबल एज। अच्छा, ठीक है फान भाई, वो एज जो नहीं है, मैं गलती इधर नहीं करना था। क्रिएट व्यू हमने एबीसी यूज किया है, और किसका क्रिएट व्यू करना है यहाँ पे एज लिखना था। एज ये हमारा ये मुकम्मल को इसका व्यू क्रिएट कर रहा है एबीसी की सूरत में। ये आ गया क्रिएट। अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें जी, ये एबीसी व्यू आ गया मेरा। अब इस व्यू को मैंने ट्रांसलेट या इसको देखना चाह रहा हूं इसके अंदर पावर बीआई के अंदर। एक इस व्यू को देख लेते हैं, एक और व्यू बना लेते हैं। जैसे ये मैंने हाई लो मीडियम का बनाया हुआ है, इसको भी कर लेता हूं। दो व्यू को हम उधर शो करेंगे। क्रिएट व्यू, इसको कर देते हैं प्रायोरिटी एज, ये आ गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। आप इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखें जी, यहाँ पे प्रायोरिटी आ जानी चाहिए। क्यों नहीं आ रही? रिफ्रेश कर लें। नहीं मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे चलो कर लेता हूँ, मगर वो उधर से शो कर रहा है कि हो गया है। जीएसएस व्यू किधर के, ये व्यू है, हाँ ये देखिए अब शो हो गया। कई दफा ये नहीं शो करता। ये हमने दो व्यू क्रिएट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके साथ मसला होगा। जैसे आपने ये व्यू क्रिएट कर दिया है, अब इस व्यू को आपने क्रिएट करने के बाद दोबारा आप क्रिएट करेंगे, आपको एरर आएगा। मैं इसको देखो दोबारा सिलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये क्या है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नेम एबीसी इन डेटाबेस। इसका मतलब है कि जो व्यू आप एक दफा क्रिएट करते हैं उसको आप दोबारा यानी उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकेंगे।
ये तो काफी बड़ा फिर मसला हो जाता है। हम फर्ज करें यहाँ पे मैं कोई, मुझे फिर नया व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। इसका हल क्या है? उसका हल है क्रिएट के साथ आपने लिखना है क्रिएट और अल्टर। मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ या अल्टर करना चाहता हूँ। अल्टर का मतलब होता है कि ऑलरेडी अगर क्रिएट है तो इसके अंदर अगर कोई तब्दीली की है उस तब्दीली को करें। अब मैं इसको अल्टर लिखा है तो जस्ट इसको सिलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। देख लें कमांड सक्सेसफुली। ये चीज याद रखनी है कि अगर आप इसको व्यू को क्रिएट करते हैं, आप कहते हैं दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता, मैं कोई तब्दीली की है, तो इसको और अल्टर लाजमी लिखना है आपने। अब इस चीज को मैं लेके जा रहा हूँ पावर बीआई के अंदर, ताकि हम वहां पे इस व्यू को शो करें और किस तरह वहां पे करना ये आपको मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास पावर बीआई ओपन है। ये मैं जो पहले डेटाबेस थे सारे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जी रिफ्रेश डिलीट फ्रॉम मॉड्यूल। यस, डिलीट फ्रॉम मॉडल। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक्सेल इसी तरह पावर बीआई ओपन होगी। अब पावर बीआई के अंदर आपने कोई डाटा लेके आना है या कोई सीक्वल को आपने करना है। आपके होम के अंदर, या मेरी पावर बीआई की स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही? कंफर्म कर दें। हो रही है। अब यहाँ पे देखिए होम के अंदर सीक्वल सर्वर का एक ऑप्शन आ रहा होता है। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके आ जाएगा सर्वर। अब सर्वर का नाम क्या होना है? यहाँ पे आके कई दफा आपको पता नहीं चलता सर्वर का नाम क्या मैंने यहाँ पे देना है। अमूमन सर्वर का नाम ये होता है कि यहाँ पे जब आप कनेक्ट पे जाते हैं डेटाबेस, जो ये नाम होता है आपका, ये नाम सर्वर नेम, ये एक्चुअली सर्वर का नाम होता है। कई दफा आपको नहीं पता चलता या नहीं आपको पता चलता है सर्वर का नाम। उसका सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने सर्च पे जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है माई पीसी। यहाँ पे आ जाएगा अबाउट योर पीसी। इसको क्लिक करें। यहाँ पे ये देखें आपका डिवाइस का नेम आ जाएगा, डेस्कटॉप। ये आपने जस्ट इसको कॉपी करना है। ये शो हो रही है मेरी स्क्रीन पर? कंफर्म करना है। जी जी जी, ठीक। आपने सर्वर के अंदर इसी नाम को पेस्ट कर देना है। इसका मतलब है कि आपका सर्वर अब पावर बीआई के साथ लिंक हो जाएगा। अब इसको ओके कर देना है आपने। जस्ट मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें सर्वर के अंदर मैंने सारा काम किया था जीएसएस में। अब ये आप देखें कि इसके साथ टेबल है, इसके साथ दो विंडो बनी हुई हैं। अब ये दो विंडो क्यों बनी हुई है? ये व्यू है। एक मैंने एबीसी व्यू बनाया था, एक मैंने पिवट टेबल बनाया था। एक ने पिवट टेबल एबीसी था और प्रायोरिटी था। पिवट टेबल तो मैंने पहले बनाया था। और एक हमारा मेन डेटाबेस है। अब मैंने इन तीन को सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं कर दूंगा लोड। इसमें कोई मसला तो नहीं जहां तक मैंने काम किया, या रिपीट कर दूं एक दफा? नहीं ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पिवट टेबल बना हुआ था वो एबीसी की सूरत में बना था। ये सारी हमारे पास चीजें आ रही हैं। अब इसी को मैं एज ए पिवट टेबल लेके आना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये देखिए मैट्रिक्स बना हुआ है। जस्ट इसको तो मैंने सिलेक्ट किया। मुझे पता है कि ये मैंने इसके ऊपर बनाया था सेगमेंट और शिपमेंट मोड। पहले मैं सेगमेंट को करता हूँ रोज में, और वैल्यू मुझे क्या चाहिए? फर्नीचर की, होम ऑफिस की और टेक्नोलॉजी की। ये सम ऑफ को जस्ट मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ। अब वहां पे जो पिवट टेबल बनाया था आप देखेंगे सेम पिवट टेबल यहाँ पे बन गया। अगर हम कॉलम के अंदर मैं कोर्स ये शिपमेंट मोड को ऐड कर देता हूँ रो के अंदर। अब ये देखिए ये इसकी हायरार्किकल ये बन गई। इसके सेम पिवट टेबल जो हमने उधर बनाया था वो इधर हमारे पास शो हो गया। अगर आप चाहते हैं शिपमेंट मोड इसको ऊपर कर दें, आप उसकी शिपमेंट मोड का आपके पास पिवट टेबल आ गया। हायरार्की इसके अंदर आ जाएगी सेगमेंट की। आप यानी हम अब अगला व्यू हमने किया हुआ था ये प्रायोरिटी का। अब यहाँ पे मैं जस्ट इसको साइड पे करता हूँ। एक नया मैं मैट्रिक्स ऑन कर, अब वहां पे जो मैंने कंडीशनल कॉलम बनाया था वो उसका नाम था, ये कैटेगरी है, उसके बाद ये सेगमेंट था, शिप मोड था,
फिर मेरी सेल थी इधर शो हो रही, इसके बाद मेरा कॉलम था प्रायोरिटी। आप सेम देखें जो मैंने काम एक्सेल में व्यू क्रिएट किया वो मेरे पास सेम का सेम इधर आ गया। अब इसकी बेस पे मैं कॉलम चार्ट भी बना सकता हूँ, पाई चार्ट भी बना, ये मैंने सिंपल व्यू क्रिएट किए हैं। सीक्वल के अंदर बहुत बहुत कम्प्लेक्स व्यू क्रिएट होते हैं, जैसे हम यहाँ पे डेक्स के फॉर्मूले बड़े कम्प्लेक्स लिखते हैं, सेम यही काम सीक्वल में हम करते हैं। वो यहाँ पे आके हमारे पास ट्रांसलेट होंगे, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का हम डेक्स नहीं लिखेंगे, जस्ट यहाँ पे इसके व्यू क्रिएट करेंगे हम, इसको ग्राफ इसमें विजुअलाइजेशन में लेके आएंगे, यानी हमारी पावर बीआई के ऊपर किसी किस्म का लोड नहीं होगा कि वो हर वक्त कैलकुलेशन करता रहे। सीक्वल के अंदर जो हम क्वेरी लिखते हैं उसका मकसद ही मेन ये है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को अगर समझ ना आए? बस एक मेरा क्वेश्चन जो शुरू से है वो यही मेरे ध्यान में आ रहा है कि जैसे अब हमारा ये डाटा था, इसमें ये एक्स्ट्रा कॉमा वाला एरर था, अगर हमारा हम किसी सर्वर से डाटा लेते हैं और उस पे ये कॉमा वाला एरर आता है, तो हम इतना मतलब अभी तो हमने एक्सेल में उसको रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर उसको क्या करेंगे अगर वो एक्सेल में ट्रांसलेट ना होता वो डाटा? नहीं, वहां पे अगर सर्वर में जो डाटा होता है उसमें कभी कॉमा का एरर नहीं आएगा। ये एक्चुअली कॉमा का एरर आता ही अगर डाटा आपके सीएसवी की फॉर्मेट में था। जब सर्वर के अंदर वो अपलोड होगा तो उसने टेबुलर, हमारे दो तरह के सर्वर होते हैं, एक होता है डीबीएस, एक होता है आरडीबीएस। डीबीएस होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी सीक्वल जो होती है वो होती है आरडीबीएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। उसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, रो या कॉलम में। जो डीपीएस होता है उसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट नहीं होता, उसके अंदर डाटा होते हैं, आप कोई भी फाइल अपलोड वर्ड की कर देते हैं वो आपका डाटा है, कोई पिक्चर अपलोड कर दी, कोई ग्राफ कर दिया। जैसे आपने सुना होगा कोड और नो कोड सीक्वल, जैसे कोड सीक्वल हमारी एमएस सीक्वल है, नो कोड सीक्वल हमारी माई सीक्वल है। तो हमारा वो उस तरह का कभी भी मसला नहीं आएगा। अगर हमारा नो सीक्वल है तो उसको हम नो सीक्वल के अंदर ही कर देंगे, मगर वो सीएसवी की फॉर्मेट में वहां पे मसला है। सही। अच्छा इरफान भाई, आप अगर कंटिन्यू आगे कर लें इसको, अगर किसी का सीक्वल में क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ। ये क्रिएट ऑल्टर व्यू जो है ना वो जरा दिखा दे, सिर्फ एक दफा दिखा दे वो। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ इसको। अच्छा यहाँ पे एक और चीज मुझे याद आ गई है जो आपके साथ इशू आएगा, उसको भी मैं हल कर देता हूँ। यहाँ ये मैं क्रिएट ऑल्टर में आपको इधर पहले उसको बता देता हूँ, उसके बाद उस इशू की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे अब मैंने पहले लिखा हुआ था जस्ट क्रिएट व्यू, इसको मैं क्रिएट व्यू एबीसी एज के बाद हमारी वो पूरी सीक्वल है। अब इसको मैं दोबारा जब एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम को एक दफा एग्जीक्यूट हुआ है, ये देखें मुझे एरर क्या आया इसका, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम एबीसी इन द डेटाबेस, यानी मुझे इसको दोबारा क्रिएट नहीं करने दे रहा। जो आप टेबल क्रिएट करते हैं वो आप दोबारा उसको एग्जीक्यूट करेंगे कभी नहीं आपको करना देगा जब तक आप उसको अल्टर की कमांड नहीं देंगे। मैं और अल्टर लिख दिया। अब इसकी बेस में करूंगा, वो पहले क्रिएट करेगा, जब क्रिएट नहीं होगा तो वो देखेगा या क्या करना है, वो उसको अल्टर करेगा। फिर वो देखेगा अच्छा क्रिएट तो पहले है, अगली कमांड मेरे पास अब अल्टर की हो सकता है, कोई डाटा नया ऐड किया है, कोई चेंजिंग की है, मतलब उससे इससे हम अपनी व्यूज में चेंजेस भी ला सकते हैं। अगर हमें व्यू को चेंज करना है, टेबल को चेंज करना है, तो वो ऑल्टर व्यू से हम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल अल्टर। अब आपने एक और चीज थोड़ी सी मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। मेरे पास ये डाटा इधर है, मैंने सम की कमांड लगाई थी यहाँ पे। अब मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये आपके पास मसला आना है मुझे पता है, इससे पहले मैं आपको इस चीज से समझा देता हूँ इसको हल किस तरह करना है। ऐसे ये आप कमांड इसको यूज करेंगे, सम सेल एज टोटल सेल, इसको एग्जीक्यूट करके मेरे पास डाटा आ रहा है, मगर आप जब अपने सीक्वल में करेंगे तो आपके पास ये इसकी जगह एरर आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास जो मैंने तो इधर अल्टर कर लिया है सेल को, आपके पास जो सेल का कॉलम है ये एक्चुअली नंबर में है, मगर ये आपके पास शो होगा एज ए इंटीजर, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर शो होगा, इंटीजर नहीं शो होगा। तो उसके लिए क्या आता है, हम कहते हैं सम के पास हम इसकी डाटा टाइप चेंज करते हैं, जो आपने करना है। इसको कैसे कहते हैं? कॉस्टिंग उसे कहते हैं। सम के बाद हम कहते हैं कॉस्ट। किसको कॉस्ट करना है? सेल को। किस तरह करना है? एज डेसिमल। अब ये हो रहा है हमारी डाटा टाइप चेंज हो रही है। इस चीज को मैं फिर समझा देता हूँ।
मैंने सम किया है, अगर मैं सम करूंगा सेल को, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है इंटीजर में, डेसिमल में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था इसको अल्टर करके, वो भी तरीका बता देता हूँ। मगर जब आप इसको करेंगे सम और सेल लिखेंगे, सब ने आपने करना, जब हो सकता है कि आपको एरर आते, उस एरर को कैसे क्लियर करना है, आपने इसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग क्या होती है, किसी भी टेबल की सॉरी किसी भी कॉलम की डाटा टाइप चेंज करनी है तो उसको हम कॉस्टिंग कहते हैं। मैं कहता हूँ सम के बाद जो ये मेरा कॉलम है सेल, इसको मैं पहले करूंगा कॉस्ट, कॉस्ट किस में कर रहा हूँ, डेसिमल में कर रहा हूँ। अब इसको मैं देखिए एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे इनकरेक्ट नियर सेल, सेल के करीब आ गया है, तो कॉस्ट एक फंक्शन है, इसको मैंने इधर से शुरू करना है। मैंने आपको बताया कोई भी फंक्शन होता है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। या कॉस्ट को मैंने क्लोज कर दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया मेरे पास। अब ये देखिए सेल के साथ ये हमारी 00 पहले आ रही थी, अब नहीं लिखी आ रही, क्योंकि इसने इसको इंटीजर से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को मैं दोबारा आपको शो करा देता हूँ, मैंने कॉस्टिंग के बगैर इसको करता हूँ। ये देखें इसके साथ 2 डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको मैं करता हूँ कॉस्ट, कॉस्ट इसके बाद इसका फंक्शन शुरू हो गया, किसको कॉस्ट करना है, सेल को करना है, एज क्या करना है, डेसिमल करना है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 2 जो आखिर में डेसिमल के पॉइंट आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। मैं फिर कोई गलती का डबल ब्रैकेट क्लोज करनी थी, ये अब ठीक हो जाएगा। एक कॉस्ट का फंक्शन मैंने इधर ही क्लोज कर दिया था, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा छोटी छोटी गलतियां, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहे, तो मैं डेसिमल पॉइंट लेके आना चाहता हूँ, उसका भी तरीका है। डेसिमल के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, आप इसकी मैक्सिमम लेंथ लिख सकते हैं, कितनी लेंथ हो सकती है। मैं से कह देता हूँ 15 डिजिट की लेंथ है, कॉमा मैं डेसिमल पॉइंट कितने चाहता हूँ, मैं 1 चाहता हूँ, 2 चाहता हूँ या 3 चाहता हूँ, मैं भी 3 लिख देता हूँ। अब आप इसके ऊपर जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखेंगे डॉट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट भी हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि एक और ब्रैकेट लगनी थी, वो इसकी डेसिमल की थी। अब ये देखिए 3 पॉइंट आ गए हैं। इसी तरह कोई भी डाटा जिसके आगे डेसिमल के पॉइंट है, आप कितने पॉइंट शो करना चाहते हैं और कितनी उसकी लेंथ रखना चाहते हैं उसके कैरेक्टर्स की, आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। अब आपने इसको कैसे ठीक करना है, यहाँ तो आप हर दफा इसको कास्ट करेंगे। यहाँ पे अगर कास्ट नहीं करना चाहते, इसका बड़ा आसान तरीका है, कोई ज्यादा मुश्किल हाल नहीं। आपने जस्ट लिखना है अल्टर टेबल, टेबल को मैं अल्टर करना चाहती, कौन सी टेबल को अल्टर करना है, ये हमारा टेबल है नाम। उसके बाद टेबल में अल्टर क्या करना है, मैंने अल्टर कॉलम करना है। कॉलम का नाम क्या है, सेल है, सेल्स। और किस में अल्टर करना है, इसको डेसिमल में करना है। जस्ट ये आपका एक पक्का अल्टर हो जाएगा, दोबारा कास्टिंग नहीं लगानी पड़ेगी आपको। एग्जीक्यूट करेंगे। 15,3 लिखा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा 15,3 से मुराद ये होता है कि मैं इस चीज को पहले ये इसको डिलीट करता हूं, फिर आपको समझ आएगी। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, अब देखिए टोटल सेल है, इसके इंटीजर की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक लेंथ है, मगर इसके साथ अब डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि इसके साथ डेसिमल पॉइंट भी आए। अगर किसी जगह पे डाटा में डेसिमल पॉइंट है, आप इसको एज ए टेक्स्ट होता है, इसको एज ए आप डेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे खुद उसको लिमिट कर सकते हैं। जैसे ये 6 पॉइंट है, हम चाहते हैं ये 4 डिजिट तक सिर्फ वैल्यू शो हो, मगर ये 4 तक नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ, मुझे एरर आ जाएगा। ये वैल्यू सिर्फ 4 कैरेक्टर 1 2 3 4 तक नजर आएगी, 1 6 2 3 या 3016 तक। उसके बाद डेसिमल पॉइंट कितने आने चाहिए, मैं 0 कर दूंगा, कोई भी नहीं आएगा, 1 करूंगा 1 आ जाएगा, मैं 1 कर देता हूँ। अब इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने।
इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे इस पे रिजल्ट। अब ये क्या दे रहा है, अरिथमेटिक फ्लो एरर आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 डिजिट तक लिमिट की है, इसकी लिमिट 4 से ज्यादा है। इसको मैं कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, अब ये मसला नहीं देगा। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का क्या मतलब है, डेसिमल पॉइंट, जो पॉइंट के बाद डेसिमल हमारा पॉइंट होता है वो कितने शो करेगा, उससे पहले कितने डिजिट शो करने, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर नहीं लिखते तो इसको बाय डिफॉल्ट करेगा, डेसिमल पॉइंट नहीं देगा। ठीक ठीक, समझ आ गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कास्टिंग आपको बताई है। कास्टिंग से मुराद ये होता है किसी भी कॉलम की अगर आप डाटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, आप अमूमन जब काम करेंगे तो हो सकता है आपके पास सम और सेल को जिस तरह मैंने पहले लिखा था उस तरह, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सम और सेल यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था। हो सकता है आपके पास ना करे, क्योंकि आपके 2008 का जो है सीक्वल, उसके अंदर इसको ऑटोमेटिक इसकी वो वेरीफाई नहीं कर सकता हर एक कॉलम की डाटा टाइप क्या है, वो हमेशा सेल को एज ए लेता है, टेक्स्ट लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हम करते थे, अगर आपने 2008 सीक्वल जो सर ने शेयर किया होगा, अगर वो इंस्टॉल किया होगा, वहां पे आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, कॉस्ट एज डेसिमल। अगर आप चाहते हैं कि उसकी कॉस्ट ना मुझे लिखनी पड़े, मैं इसकी डाटा टाइप ही चेंज कर लूं, तो उसके लिए ये मैंने कमांड बताई है। पहले ऑल टेबल बताऊंगा, इस टेबल को मैं अल्टर करना चाह रहा हूँ, ये टेबल जो फ्रॉम के बाद मैंने इसका लिखा हुआ है ये अब उसमें कौन सी किस चीज को मैंने अल्टर करना है, अल्टर कॉलम, कॉलम के अंदर मैंने बताया सेल के कॉलम को करना है, क्या अल्टर करना है, मैंने डेसिमल करना है। जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरा ऑटोमेटिकली डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। इस चीज में फिर कंफ्यूजन है, मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं ठीक है, क्लियर हो गया। इरफान भाई, जी जी इमरान भाई, मेरा है SQL का काफी हो गया, अब आप पावर BI को कंटिन्यू कर लें, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। अच्छा इमरान भाई, इसमें अगर ये आपने डेसिमल किया, इसकी जगह इंटीजर कर देते तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता? इंटीजर कर देते थे, उसमें इंटीजर को कहते हैं, यहाँ पे इंटीजर नहीं कहते, यहाँ पे कोई और उसका नाम है। अभी मेरे इसके डाटा टाइप हम जैसे गूगल करेंगे हमारे पास सारी आ जाती हैं, हम उसका नाम वो लिख सकते हैं। इंटीजर में ये होता है कि आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे। ओके। बात होते हैं डॉलर्स के साथ हमने पेनीज लिखनी होती है, कुछ आप